जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे आते हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों का आप लोग सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ई की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें भाग 2 में क्या है, तो इसमें नागरिकता है, यहाँ पे लिख देते हैं। नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है। नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है और मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में यूनियन को बताया गया है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुनते जाएं। तीसरा प्रश्न है, बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बारूद नाइटर जो है ये सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। तो सही जवाब क्या होगा? सल्फर एवं चारकोल। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है गीता मेहता है। बी ऑप्शन सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखिए, फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे अक्रिय गैस को बताना है। तो देखिए, हीलियम भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, लेकिन नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो ये लगभग 78% के आसपास वायुमंडल में है, लेकिन ये अक्रिय गैस नहीं है। तो अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन होगा? आर्गन होगा। आर्गन का प्रतिशत कितना है? तो 0.93% ये है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है। और ये सभी जो आपको बता रहे हैं एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में यही सब तो प्रश्न पूछता है। अगर आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके दरबार में आया था, ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये किसका पुत्र है? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र है। और समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है और चंद्रगुप्त प्रथम ये श्रीगुप्त का पुत्र है। चलिए आपको सही से समझा देते हैं।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो आप लोग क्रम को ध्यान रखें। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को बता दें, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली रात 8 बजे और डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ क्लास चलता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। हमने आपको कई बार बताया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे अनुच्छेद 17 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। तो भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो 1921 की जनगणना को माना जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है कौन सा चैनल है? चलिए आंसर करेंगे 10 के लिए फटाफट से। और देखिए, सेशन के लास्ट में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से पृथक होता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चरक किसके दरबार में रहते थे? और देखिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता हो तो सेशन को दिल से जरूर लाइक किया करें। तो चरक जो है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और इनकी पुस्तक है चरक संहिता। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कि चरक संहिता किसकी पुस्तक है? तो ये चरक की पुस्तक है, ध्यान रखना है। बात करें हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? दरबारी कवि बाणभट्ट। पूछा जाता है एग्जाम में कि बाणभट्ट जो है किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित, कादम्बरी। ये सभी रचना जो है बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, ध्यान रखना है। और कालिदास जो रहते थे किसके दरबार में, ये भी पूछा जाता है। कालिदास, वराहमिहिर, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ध्यान से सुनते जाएं, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर करेंगे। तो सूर्य का ताप पृथ्वी पर ये विकिरण माध्यम से पहुंचती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, मतदाता सूची आमतौर पर कौन तैयार करता है? तो देखिए, मतदाता सूची जो है ये आमतौर पर कौन तैयार करता है? तो चुनाव आयोग तैयार करता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बौद्ध परिषद नहीं पूछ रहा है, जैन परिषद यानी कि जैन सभा प्रथम कहाँ आयोजित की गई थी?
तो इस प्रश्न का सही आंसर जो भी बच्चे पाटलिपुत्र को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन सभा वल्लभी में आयोजित की गई थी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो वल्लभी जो है ये गुजरात का क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, यहाँ बौद्ध संगति नहीं पूछा जा रहा है, जैन परिषद है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? और इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? आपको 2 से 3 महीने के लिए रोजगार मिला, फिर बीच में 1 महीने के लिए बैठना पड़ता है। और ये जो मौसमी बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र की समस्या है। कृषि क्षेत्र में मान लीजिए धान की बुआई का समय है तो धान की कटाई तक आपको रोजगार मिलेगा। फिर जैसे ही धान की कटाई होगा, गेहूं की बुआई, फिर उसमें भी रोजगार मिलेगा। उसके बाद फिर आपको बैठना पड़ेगा 2 से 3 महीने के लिए। तो ये मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र की समस्या है। लेकिन उद्योग, सेवा, निर्यात में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की समस्या है, इसको याद कर लीजिए, कृषि क्षेत्र की समस्या है। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि निकोटीन पदार्थ जो है ये तंबाकू में पाया जाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो शपथ के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। बात करें अनुसूची 11 में तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अनुसूची 8 तो आप सभी जानते हैं। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाओं यानी कि भाषाओं के बारे में बताया गया है अनुसूची 8 में। अनुसूची 12 की बात करें तो इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। 11 में क्या बताया गया है? पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। कथकली, मोहिनी अट्टम केरल का है। यक्षगान पूछा जाता है तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद आंदोलन से नेल्सन मंडेला संबंधित है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, बात करें प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हमने आपको बहुत बार बताया है। चलिए वेट करते हैं, लाइव चैट में आंसर देंगे। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ओजोन दिवस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। आगे देखिए, देशों के विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देशों की, किसी भी 2 देशों के विकास की तुलना करने के लिए मापक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो हमने आपको एस्चुरी और डेल्टा के बारे में भी पढ़ाया था। कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है?
तो दो नदियों के बारे में हमने आपको बताया था, नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया गया है, ध्यान रखें। ताप्ती भी इसका सही आंसर है। बाकी गंगा, गोदावरी, कृष्णा ये डेल्टा का निर्माण करती है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले थे? और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले थे? तो धौलावीरा से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल आप सभी जानते हैं गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। आगे देखिए, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। चलिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? तो बात करें 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखिए, और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? और देखिए अभी तक सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की हानि को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉनों का लाभ होगा तो उसको अवकरण कहा जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अभी हमने बताया अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए कितना सिंपल प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप सभी जानते हैं ये दूरी की इकाई है। आगे देखिए, 1 जूल बराबर होता है कितना अर्घ? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कहाँ पर? तो देखिए पिंड का भार शून्य नहीं होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पिंड का स्वतंत्र गिरने के दौरान इसका भार शून्य नहीं होगा। आगे देखिए, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो वर्षा की बूंदें जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो 33 का आंसर है ऑप्शन ए घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। लाफिंग गैस किसका सूत्र है? और देखिए अगर आप लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास करें। उसी में मैथ्स, जीके, जीएस, हिंदी सभी प्रश्न कराए जाते हैं। तो लाफिंग गैस किसका है सूत्र, रासायनिक नाम? सॉरी, लाफिंग गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है और सूत्र जो है N2O होता है। आगे देखिए, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो कल वाली प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था NaOH ये जो है कास्टिक सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही और डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे।